हेलो स्टूडेंट्स, अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। बैंकिंग की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए खुशखबरी है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, क्या कट ऑफ जाता है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेट्स। आप लोगों का 16 नवंबर को नोटिफिकेशन आया और 17 नवंबर से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम 17th ऑफ नवंबर और आप लोगों का क्लोज हो जाएगा ये एप्लीकेशन 7th ऑफ दिसंबर को। 7th दिसंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, ऑलराइट। एंड एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आप लोगों का दिसंबर, जो कि आपके नोटिफिकेशन में ही डेट दिया गया है, ठीक है, 27 दिसंबर से आप लोगों के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के एंड ऑफ फर्स्ट वीक के अंत में, यानी कि 6-7 जनवरी समथिंग, यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जाम डेट। ठीक है, जो आप लोगों का टेंटेटिव एग्जाम डेट है। नाउ क्लर्क का मेंस का एडमिट कार्ड आप लोगों का फरवरी में आ जाएगा। ये भी आपके नोटिफिकेशन में ही उन्होंने डेट दे दिया है, 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी, दैट मीन्स फेब एंड में ही आप अपना क्लर्क का मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेट्स बिल्कुल पास है, दिन लगभग आपके 45 बचे हैं, तो 45 दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या 45 दिन में तैयारी संभव भी है, किसके लिए संभव है, किसके लिए नहीं, ये सब कुछ हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के नोटिफिकेशन से रिलेटेड पहले बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज होता है, आप लोगों को फॉर्म स्टेट वाइज भरना है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी और स्टेट से हूं और अगर जिस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, क्या मैं वहां पे फॉर्म फिल कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, बस वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक के एग्जाम से आपको पता है बैंकिंग एग्जामिनेशन इन्वॉल्व पब्लिक डीलिंग, और जहां पे आपको पब्लिक से डीलिंग करनी है तो वहां के पब्लिक की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक होता है जो आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब देयर आर सम स्टेट्स व्हिच हैव रियली वेरी नाइस वैकेंसीज। ठीक है, तो ये जो ग्रीन में आप देख सकते हैं, गुजरात 820, ठीक है, कर्नाटका 450, बाकी स्टेट्स भी हैं। आप जिस स्टेट के हैं यूजुअली आप वहीं से भरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है और लोकल लैंग्वेज भी आपको वहाँ का आता है, तो आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज द लिस्ट। तेलंगाना में भी 525 वैकेंसी है, 500 अबाव। ठीक है, राजस्थान में आप देखेंगे 940 है वैकेंसी राजस्थान में। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1781, 1781। दिल्ली में 437 है आपकी वैकेंसी। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे असम में, ठीक है, 430 है वैकेंसी, असम में 430 है। ठीक है, बिहार में 415, राइट। टोटल वैकेंसीज जो रेगुलर वैकेंसीज आती है, अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी आपकी 8283, ठीक है, 8283। और बैकलॉग वैकेंसीज मतलब पीछे फिल होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है, या बैकलॉग किसी तरह से हो गया है, तो वो वैकेंसीज है आपकी 490, और ये मिला के टोटल वैकेंसी हो गई है 8773। Considering the last 5 years, this is the largest number of vacancies that has been released by SBI clerk. ठीक है, कोरोना के पहले ही इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज, लगभग आपको इतना भी नहीं, इससे थोड़ा सा कम ही था लेकिन लगभग इतना ही था, ये आपको कोरोना के पहले देखने मिला था। कोरोना से अब तक लाइक लास्ट 3-4 ईयर्स से अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में ये सबसे ज़्यादा अच्छी वैकेंसी आई है, तो इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तैयारी आपकी चल ही रही होगी, ठीक है, और अब बिल्कुल एक भी मिनट आपको बिना गवाए तैयारी में लग जाना चाहिए और फुल फ्लेज्ड 100% देके आपको तैयारी करना है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो फॉर्म फिलिंग चार्जेस है वो 750 है। ठीक है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ऑल फीमेल्स, ये सभी कैटेगरीज के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आ जाते हैं, हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, मिनिमम आप
20 साल के होने चाहिए, मिनिमम 20 इयर्स एंड नॉट अबाउट 28 इयर्स, नॉट अबाउट 28 इयर्स, मतलब 20 से 28 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे कि +3 +5 हो जाता है एज रिलैक्सेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन होगा कैसे। SBI क्लर्क में 2 फेजेस में एग्जामिनेशन होगा, फेज 1 फेज 2 दोनों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। अब फेज 1 जो है ये क्वालिफाइंग है, और फेज 2 में जो भी आप नंबर पाएंगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फेज 2 के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, सिलेक्शन, लेकिन फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका टेस्ट होगा एक स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज का, ठीक है। जो भी ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज है उसका भी आपका टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करने की जरूरत है। मान लीजिए कि जो वहां का लोकल लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में अगर आपने अपना 10th और 12th किया है, अगर आपके सर्टिफिकेट्स में मेंशन्ड है कि अपने 10th और 12th में आपने वही लैंग्वेज पढ़ा है, तो आपको ये एग्जाम भी देने की, ये वाला टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, ये भी टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज जो है वो नहीं है, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा और इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं फेज 1 की बात अगर हम कर ले, तो फेज 1 में आपके 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो तो इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, ये आप लोगों के इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस है, आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, मिनट्स 20 मिलेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली मैथ्स में और रीजनिंग में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स, लेकिन आपके पास टाइम 20 मिनट ही है। ध्यान रहे, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 1 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ ना होने का मतलब क्या है कि आपको इंग्लिश का सेक्शन अलग से क्वालिफाई नहीं करना है, मैथ्स का अलग से और रीजनिंग का अलग से क्वालिफाई नहीं करना है, ठीक है। ये टोटल जोड़ा जाएगा। मान लीजिए आप इंग्लिश में कमजोर हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग में आप अच्छे हैं, तो मैथ्स में थोड़े बहुत कम नंबर आएंगे तो भी चल जाएगा, टोटल आपका स्कोर देखा जाएगा क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। यही मतलब है हमारे सेक्शनल कट ऑफ ना होने का। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है 20 मिनट ही। यहाँ मैथ्स में आपको 20 मिनट ही मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि इंग्लिश वाले 10 मिनट बचा के आप मैथ्स में लगा लें, नहीं, ठीक है। 20-20 मिनट आपका सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है लेकिन सेक्शनल टाइमिंग है, ध्यान रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट की। अगर आप बात कर रहे हैं तो 100 मार्क्स है, ऑनलाइन कंडक्ट होगा ये पेपर, ठीक है। और ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग, मतलब सेक्शनल कट ऑफ जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपका, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, अब आते हैं फेज 2। फेज 1 ध्यान रहे क्वालिफाइंग है, जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आपको फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा और आपको फेज 2 का एग्जामिनेशन देना है। फेज 2 में जो आप मार्क्स लाएंगे इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब फेज 2 में देखिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है भाई, आपको जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। फिर उसके बाद में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, हल्के फुल्के थोड़े बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा कभी अक्सर पूछते भी नहीं है, बट स्टिल एक जनरल आप नॉलेज जरूर लेके जाएंगे कंप्यूटर्स का, ठीक है। इंग्लिश वाला जो है उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, बाकी सब इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स, मिनट्स 35, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेक्शनल टाइमिंग है, ध्यान रहे, ठीक है। देन द इंग्लिश सेक्शन यू हैव number of questions 40 and maximum marks 40, minutes 35, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास रीजनिंग और मैथ्स के लिए टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा है, ठीक है। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस है, 45 मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है तो टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा है। रीजनिंग एबिलिटी अगेन
ध्यान रहे, रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चंस 50 है लेकिन मार्क्स 60 है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी हैं, ठीक है। तो मार्क्स 60 है एंड आप लोगों का जो ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स, यानी कि रीजनिंग के सभी सवाल आपको 45 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। इंग्लिश या जीएस का आप बचा के यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, सेक्शनल टाइमिंग है, ध्यान रहे, ठीक है। टोटल 2 hours 40 मिनट्स का आपका पेपर होगा, 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स और 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर होगा। यही वो पेपर है जहाँ पे झंडे गाड़ के आप मेरिट अपना निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो मेहनत पूरी करनी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, प्रीलिम्स के लिए भी आप पढ़ रहे हो, जी जान लगा के पढ़ो, बिकॉज यही आपके मेंस तक भी आपको सिलेक्शन तक साथ देगा, ठीक है। फेज 2 में अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन होगा, नो मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, सेक्शन वाइज मेंटेन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका फायदा कौन उठा सकते हैं? अगर किसी का इंग्लिश कमज़ोर है लेकिन मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, वो भी इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर किसी का लाइक मैथ्स कमज़ोर है लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा है, वो भी इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे एंड में। आइए चलिए देखते हैं पहले ऑप्टेड लैंग्वेज क्या है ना। तो जो भी क्वालिफाई करेंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और 10वीं और 12वीं का अगर आप मार्कशीट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ये एविडेंस है कि ये जो लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, उसी में आपकी पढ़ाई हुई है, तो आपको ये टेस्ट ऑफ ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास 10वीं और 12वीं में वहाँ के लोकल लैंग्वेज का अगर एविडेंस नहीं है तो आपको टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज देना है और इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तभी ही आप एलिजिबल माने जाएंगे सिलेक्शन के लिए। इन केस ऑफ अदर्स, मतलब जिनके पास 10वीं और 12वीं में लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या एविडेंस नहीं है और वो सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज देना पड़ेगा आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्शन, बट बिफोर ज्वाइनिंग आपका प्रोविजनल सिलेक्शन तो दे दिया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले आपको वो टेस्ट क्लियर करना है। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट लेटर। तो भाई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगा अगर आप फेल करते हो इसको, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोकल लैंग्वेज आती हो तभी ही उस स्टेट का आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मार्क्स जो भी प्रीलिम्स में मिलेंगे वो सिलेक्शन के लिए ऐड नहीं होंगे, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि फेज 2 विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। फेज 2 के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, ठीक है भाई, यहाँ तक अगर आ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। और आपका जो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो भी आप फर्निश करेंगे ऑनलाइन, कोशिश करेंगे कि कोई भी गलत या फेक या गलती से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करेंगे। जब ये हम शुरुआत में सोचते नहीं हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर हम सोचते रह जाते हैं मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने ये फॉर्म में भर दिया था, अब क्या होगा, ठीक है। तो शुरुआत में ही सही सही इन्फॉर्मेशन भी फिल करेंगे और सही सही तरीके से तैयारी भी करेंगे ताकि सही सही समय पर आपका सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है। ऑल राइट, नाउ वेट लिस्ट क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता है वेट लिस्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यूपी में लाइक 100 वैकेंसी है, ठीक है, मतलब दैट्स नॉट द एक्चुअल नंबर, मैं आपको वेट लिस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए यूपी में 100 वैकेंसी है, ठीक है, और 100 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गए, ठीक है। 100 कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद मेरिट वाइज, क्योंकि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, तो नेक्स्ट 100 के बाद, ठीक है, 1 to 100 रैंक वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। अब 101 से लेके 50 तक स्टूडेंट्स जो है वो वेट लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। वेट लिस्ट में 50% ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, वो 101 से 50 तक वेट लिस्ट में डाले गए हैं। क्यों? क्योंकि 100 वैकेंसी थी, ठीक है। जो भी वैकेंसी होगा ना उसके 50% नंबर कैलकुलेट होंगे और उतने बच्चे उस स्टेट में वेट लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। अब इन बच्चों की बारी कब आएगी? मान लीजिए इसी करंट बैच में अगर कोई बच्चा है जो ज्वाइन नहीं करता है, सिलेक्ट हो गया है लेकिन ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन कर लेता है लेकिन रिजाइन करता है, ठीक है, ऐसे केस में जो भी वैकेंसीज रिलीज होगी वो फिल होती है वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स से, ठीक है, वेट लिस्टेड कैंडिडेट से जिनका रैंक जितना अच्छा वेट लिस्ट में होगा
बिल्कुल ट्रेन में रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम आपका होता है, वेट लिस्ट वाला, ठीक है, बारी बारी से वेट लिस्ट 1 क्लियर होगा, वेट लिस्ट 2 क्लियर होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे जो वैकेंसीज रिलीज होंगी वो क्लियर होती है, ठीक है। तो वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ द वैकेंसीज विल बी मेंटेन्ड, और ये वेट लिस्ट जो है आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टारगेट मार्क्स पे। सबसे पहली बात, आपके पास दिन कितने बचे हैं? लगभग आपके पास 44 डेज बचे हैं, ठीक है, लगभग आपके पास 44 डेज बचे हैं, और इसमें आपका न्यू ईयर भी इंक्लूडेड है। तो न्यू ईयर आप तसल्ली से एग्जाम देने के बाद, सिलेक्शन के बाद सेलिब्रेट करना, ठीक है। सिलेक्शन के बाद वाला न्यू ईयर या सिलेक्शन के बाद वाला सेलिब्रेशन अलग ही होगा। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है एक भी दिन गंवाने के लिए, ठीक है। इस वक्त आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट हो जाना चाहिए आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। टारगेट मार्क्स क्या रखना है? कंसिडरिंग द द स्कोर्स, जो आपको एक आइडियल स्कोर चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात मैं आप करूंगी, ठीक है, और बाकी कैटेगरीज अकॉर्डिंगली अपना एक एस्टिमेशन बना लेंगे। एक टारगेट मार्क्स आपका होना चाहिए 77 प्लस, ठीक है, 77 प्लस आपको टारगेट मार्क्स रखना है। अब 77 प्लस आएगा कैसे, ठीक है। अब देखिए ये 30 मार्क्स होता है इंग्लिश, ठीक है, ये 35, ये 35, ठीक है। अब 30 में से हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई बच्चा है जिसका इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा है। रीजनिंग लगभग सभी बच्चों का अच्छा होता है, ठीक है। मैथ्स में बस फॉर्मुलों की वजह से गड़बड़ हो जाता है या ज़्यादा कैलकुलेशंस की वजह से गड़बड़ हो जाता है। रीजनिंग लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक्स अच्छे से लगाते हैं, तो विथ प्रॉपर गाइडेंस अगेन, ठीक है, रीजनिंग लगभग बच्चे स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आपको इसी पर और फोकस करना है, मैथ्स को निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो तीनों के साथ के बिना, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के साथ के बिना सिलेक्शन तो संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ आपकी कमज़ोर है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा मेहनत करके एक रिस्पेक्टेबल नंबर्स, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके वहां तक लेके आना है, और जो आपका स्ट्रेंथ है उसी पर आपको और मेहनत करना है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाना है। तो आप अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि भाई 25 से 27 तो आपको कम से कम 30 में से आ जाएं, ठीक है। 25 से 27 आपकी 30 मॉक्स में आपको ये हर मॉक में अपने आप को इवैल्यूएट करना है। स्पीड टेस्ट वगैरह जो भी आप दे रहे हो है ना, तो आपको हर टेस्ट में अपने आप को इवैल्यूएट करना। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो तो भाई आज ही समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन है खतरे में, ठीक है। तो मेहनत करो अभी, अगर आप ये चीज़ पहचान लोगे ना तो मेहनत करोगे और अपना स्कोर भी इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इंग्लिश अच्छा है तो आप कोशिश करेंगे कि हर मॉक में आपका 25 से 27 स्कोर आए, ठीक है। रीजनिंग में 30 से 32 आए और मैथ्स में करीब 20 से 22 आए। अगर इतना आप स्कोर लेके आ रहे हैं तो मतलब आप कम से कम 75 से 82 के रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाता है, अगर मान लीजिए इंग्लिश कमज़ोर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके इंग्लिश कमज़ोर होती है, इंग्लिश नहीं समझ में आती, रीडिंग स्किल्स ठीक ठाक लेवल की पूछ ली जाती है बैंकिंग में, ठीक है। तो इंग्लिश में कोशिश करेंगे कि कैसे तो करके कम से कम 15 से 17 नंबर आ जाए, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग फिर यहाँ आपको झंडे गाड़ने हैं, ठीक है भाई, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको 30 से 31 नंबर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। 30 से 31 मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप इतना लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप कितना खींच सकते हैं वो आप अपने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जज कर लेंगे, ठीक है। कितना खींच पा रहे हो आप, कितना ज़्यादा ले आ पा रहे हो। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो यहाँ से जितना ही नंबर कम होगा ना वो यहाँ पे आप बफर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये रेंज में अगर आप चलेंगे तो अगेन 75 टू 79 के स्कोर में आप आ जाते हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका मैथ्स भी अच्छा है, जिसका रीजनिंग भी अच्छा है और जिसका इंग्लिश भी अच्छा है, ठीक है। इन्हीं स्टूडेंट्स के मैक्सिमम सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का सिलेक्शन का चांस नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ताकतों को कैसे यूज करते हो, आप अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे डिप्लॉय करते हो, ठीक है। दिस इज द टारगेट स्कोर दैट यू शुड कीप इन माइंड। नाउ द वंस हु आर गुड एट, मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट है, आपको लगता है कि यार मैं इंग्लिश भी कर लूंगा, मैं मैथ्स भी कर लूंगा, मैं रीजनिंग भी कर लूंगा, है ना, तो ऑन एन एवरेज आप 25 से 27 इंग्लिश में एम करेंगे, ठीक है। 29 to 30 कोशिश करिए कि 29 to 30 आपका स्कोर आना चाहिए हर मॉक में, इसी के आसपास, इसी के लगभग आते रहना चाहिए आपका मैथ्स में, और मैथ्स नहीं सॉरी रीजनिंग में, और 30 to 31
30 to 31 में आप कोशिश करेंगे रीजनिंग में रहे, मैथ्स में रहे, ठीक है। देखो मैथ्स और रीजनिंग का जो अच्छी बात ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ मेरा इतना स्कोर है, ठीक है। मैथ्स में आंसर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ऑप्शंस में आपका आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इंग्लिश में ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। देखो स्कूल में भी आपने, एकेडमिक्स में भी जब भी आपने इंग्लिश मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में फुल स्कोर आ जाता है, इंग्लिश में फुल स्कोर आना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो एटलीस्ट ये नंबर्स इसी के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही आप अपने मॉक्स में स्कोर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप इतना मॉक्स में मेंटेन कर लेते हैं सो यू आर वेरी मच इन द सिलेक्शन जोन।